ये हम कोटा एलन क्लासरूम में भी इसको बताते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको स्पेशली आप ध्यान रखें। तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो इधर की साइड से होगा, मिलेगा। अब इन चारों में से जहाँ पर माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पर लीविंग ग्रुप एबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। देखो SN1 रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी नीट 2025 की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं आज T20 सीरीज़ के इस वीडियो में आपके साथ हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर के 20 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जिसके थ्रू हम इस चैप्टर को क्विक रिवीजन करेंगे। तो टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम क्या है? हैलोजन डेरिवेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। आइडेंटिफाई रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स E2 रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। और यहाँ पे हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं। तो बच्चों जो कंपाउंड्स आपको गिवन हैं उनका आपको एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करना है। तो सबसे पहले जब इन कंपाउंड्स का रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन के साथ हेलोजन का एलिमिनेशन होगा और प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। उस डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, या फिर हम कहें कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी कंपाउंड्स की एल्कोहलिक KOH के साथ उतनी ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो चलिए एक बार हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो सॉल्यूशन में अगर आप देखें, सबसे पहला स्टेटमेंट, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एल्कोहलिक KOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इन द प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपको ये कंपाउंड गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट फॉर्म कर रखा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये प्रोडक्ट कैसे बने होंगे, तो फर्स्ट वाले केस में Cl का रिमूवल यहाँ से हुआ है और इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हुआ है, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में Cl का रिमूवल हुआ है और इसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, और प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिला है। थर्ड वाले केस में Cl का रिमूवल यहाँ से हुआ है और पास वाले कार्बन से H का रिमूवल हुआ है, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन प्रोडक्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इन तीनों प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को अगर कंपेयर करें तो फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है बच्चों, ये नॉन एरोमेटिक है, सेकेंड वाला जो प्रोडक्ट है वो एरोमेटिक है, और थर्ड वाला जो प्रोडक्ट है वो एंटी एरोमेटिक है। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इसका आप स्पेशली ध्यान रखना। ये हम कोटा एलन क्लासरूम में भी इसको बताते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसको स्पेशली आप ध्यान रखें। ये कंपाउंड देखने में आपको लगता है प्लेनर है, पर ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर होता है, जिसकी वजह से ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो तीनों प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो एरोमेटिक वाला मोस्ट स्टेबल है और एंटी एरोमेटिक वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्योंकि सेकेंड वाले कंपाउंड से बनने वाला प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब सेकेंड वाले कंपाउंड का रिएक्टिविटी जो होगा एल्कोहलिक KOH के साथ सबसे ज़्यादा होगा। तो सेकेंड वाले को रिएक्टिविटी के ऑर्डर में हम सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद एंटी एरोमेटिक वाला जो प्रोडक्ट है, क्योंकि वो सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, तो इसका मतलब थर्ड वाला कंपाउंड जो होगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर थर्ड वाले की रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम देखने को मिलेगी, और जो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो रिएक्टिविटी के ऑर्डर में बीच में आ जाएगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो होगा 2 greater than 1 greater than 3। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कंपाउंड है A प्लस उसका रिएक्शन 2 मोल्स क्लोरोबेंजीन के साथ किया जा रहा है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीटिंग किया जा रहा है और प्रोडक्ट बना के दे रखा है DDT, जो कि एक इंसेक्टिसाइड होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज कंपाउंड A। DDT का फुल फॉर्म बच्चों क्या होता है? डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन। ये एक इंसेक्टिसाइड है। तो ये कौन से कंपाउंड का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ करने पर बनता है? तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 1। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है उसको हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे। तो सॉल्यूशन में आप देखें जो ऑप्शन नंबर 1 था CCl3CHO, इस कंपाउंड का नाम बच्चों होता है क्लोरल। इसका रिएक्शन जब हम क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, जैसे कि हमें पता है। तो ओवरऑल हम यहाँ से क्या रिमूव कर रहे हैं? H2O को रिमूव कर रहे हैं और ये जो दोनों फिनाइल रिंग हैं उनको इस कार्बन से कनेक्ट किया जा रहा है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? DDT बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर गिवन है। तो ध्यान रखना है कि DDT का प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी रिएक्शन होती है? क्लोरल की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन के साथ किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमसे पूछा गया था कंपाउंड A क्या होगा? तो कंपाउंड A आपका होगा क्लोरल CCl3CHO। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो मैच द कॉलम में अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरफ कॉलम नंबर 1 रिएक्शंस गिवन है कुछ, और दूसरी तरफ कॉलम नंबर 2 नेम ऑफ रिएक्शंस हमें गिवन है। तो एक तरफ जो रिएक्शंस गिवन है उनको उनके करेक्ट नेम से हमें मैच करना है। तो चलिए एक एक करके हम रिएक्शंस को एनालाइज करते हैं और उनके नेम से हम उनको मैच करते हैं। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन अगर आप देखें तो CH3Cl का रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया गया, CH3CH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड से एल्केन का प्रिपरेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। तो बच्चों ये बहुत फेमस रिएक्शन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम वुड्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब A वाला रिएक्शन जो है वो इस साइड किससे मैच होगा? A वाला रिएक्शन जो है वो R से मैच होगा। तो यहाँ पर देखें A R से मैच हो रहा है, यहाँ भी A R से मैच हो रहा है, यहाँ भी A R से मैच हो रहा है। जबकि सेकेंड वाले ऑप्शन को हम कट कर देंगे, यहाँ पर A जो है वो S से मैच कर रखा है। इसके बाद B वाला रिएक्शन अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लोरोबेंजीन जो है उसका रिएक्शन किया जा रहा है सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना के दे रखा है वो है बाईफिनाइल। तो क्लोरोबेंजीन बच्चों एक तरह का एराइल हैलाइड है और यहाँ पर बाईफिनाइल का फॉर्मेशन हो रहा है यूजिंग एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड का कन्वर्जन बाईफिनाइल में यूजिंग सोडियम ड्राई ईथर, ये रिएक्शन भी काफ़ी पॉपुलर, सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फिटिग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है वो किससे मैच होगा? S से मैच होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि B वाला S से कहाँ कहाँ मैच हो रहा है। तो B वाला S से मैच यहाँ भी हो रहा है, B वाला S से मैच यहाँ भी हो रहा है। तो फिर हम फोर्थ वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे, कट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं C वाली रिएक्शन पे। यहाँ पे देखें CH3Br है, इसका रिएक्शन किया सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, और यहाँ पे CH3I का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एल्काइल हैलाइड से एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बच्चों एल्काइल आयोडाइड जो है इसको बनाने के लिए ये एक बेस्ट मेथड माना जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? फिंकलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला रिएक्शन किससे मैच हो जाएगा? P वाले से मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन को आगे बढ़ाते हैं। C का मैच किससे?
P से, तो यहाँ पे देखें C का मैच P से हो रहा है, जबकि थर्ड वाले में C का मैच Q से कर रखा है, जो कि गलत है। तो आप देख सकते हैं एक लास्ट रिएक्शन है जिसको हमें मैच करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारा आंसर वैसे ही आ गया फर्स्ट वाला। फिर भी हम देखते हैं लास्ट वाला रिएक्शन कौन सा है। CH3Br यहाँ पर गिवन है, CH3Br, इसका रिएक्शन किया AgF के साथ और यहाँ पर CH3F का फॉर्मेशन हो रहा है, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए एक बेस्ट मेथड माना जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला रिएक्शन किससे मैच हो जाएगा, Q से मैच हो जाएगा, तो D का मैच Q से होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ये इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है, तो ये हिंदी वाले बच्चे फॉलो कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा SN2 रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है वो लीविंग ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे बैक साइड से होता है। इसका मतलब लीविंग ग्रुप अगर इधर की साइड से है तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होगा वो इधर की साइड से होगा। तो अगर इस साइड यहाँ पर हम क्राउडिंग बढ़ा दें, हिंड्रेंस बढ़ा दें, बड़े बड़े ग्रुप लगा दें, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने में प्रॉब्लम आती है और रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसका मतलब SN2 की रिएक्टिविटी जो है वो स्टेरिक क्राउडिंग या फिर कहें स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है SN2 रिएक्शन की वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो देखें सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रखा है यहाँ पे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग बोलें या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलें, जितना ज़्यादा होगा SN2 रिएक्शन का रिएक्टिविटी जो है वो उतना ही कम हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ कंपाउंड्स बना रखे हैं और इन कंपाउंड्स को सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से बना रखा है। तो हमें क्या ध्यान देना है कि जिस कार्बन पर लीविंग ग्रुप Br जुड़ा हुआ है उसको ध्यान से देखना है कि वहाँ पर कौन से ग्रुप अटैच हैं, कौन से बड़े ग्रुप अटैच हैं और कितने नंबर में अटैच हैं। जितने ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप अटैच होंगे उतना ज़्यादा हिंड्रेंस आएगा, उतना रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहले वाले केस में देखें तो फिनाइल ग्रुप अटैच है जिसकी वजह से हिंड्रेंस आएगा। सेकंड वाले केस में अगर हम देखें तो फिनाइल के साथ साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो दो बल्कि ग्रुप आ गए तो हिंड्रेंस फैक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 फिनाइल ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पर भी हिंड्रेंस फैक्टर आएगा। और लास्ट वाले केस में अगर हम देखें तो 2 फिनाइल ग्रुप के साथ साथ एक मिथाइल ग्रुप भी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो 3 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो हिंड्रेंस फैक्टर यहाँ पर और ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जैसे ही हम मूव करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से SN2 रिएक्टिविटी जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव C6H5CH2Br होगा, उसके बाद ये वाला कंपाउंड होगा, देन ये वाला कंपाउंड होगा, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो कंपाउंड की होगी जिसमें 2 फिनाइल है और साथ में 1 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये वाला जो ऑर्डर है अगर आप इसको मैच करेंगे तो ये कौन से ऑप्शन से मैच होगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये एक AR बेस्ड क्वेश्चन है। तो एसर्शन यहाँ पे देखें क्या कह रखा है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर किया जाता है। तो ये जो एसर्शन वाला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो रीज़न पर जाने से पहले बच्चों, जैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि एसर्शन सही है तो तुरंत आपके दिमाग में रीज़न आ जाना चाहिए।
तो क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो एयर और लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और एक पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम फॉस्जीन होता है। तो क्या ये हमें रीज़न के अंदर मिल रहा है? तो हम देखते हैं, क्लोरोफॉर्म इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्जीन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड लाइट। इसका मतलब जो रीज़न हमने सोचा था वो यहाँ पे हमें रीज़न के अंदर मिल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एसर्शन इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड रीज़न इज़ ऑल्सो करेक्ट, और जो रीज़न है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो हम आगे देखते हैं कि कौन सी रिएक्शन के थ्रू क्लोरोफॉर्म जो है वो ऑक्सीडाइज होके फॉस्जीन में बदल पा रहा है। ये इसका हिंदी वर्जन है क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप बच्चों देख सकते हैं सॉल्यूशन में पहले लिखा रखा है, क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल सो दैट इट डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद लाइट। क्यों नहीं आना चाहिए कॉन्टैक्ट, लाइट के कॉन्टैक्ट में? क्योंकि यहाँ पर देखें ऑक्सीजन दे रखा है। ऑक्सीजन किसका पार्ट है? एयर का पार्ट है। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिला? फ्रॉम एयर। तो एयर और लाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोरोफॉर्म है ये ऑक्सीडाइज होके एक पॉइजनस गैस फॉस्जीन का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रखा है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल में रखा जाता है ताकि वो लाइट के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन के लिए पूछा गया है कि इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देखें तो CH3Cl जो है वो A है मेन रिएक्टेंट। यहाँ पर OH- जो है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इस कार्बन पे अटैक करता है और यहाँ पर Cl जो है वो लीविंग ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर निकल रहा है और यहाँ पर OH- आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर इसने एंट्री ले ली है। तो Cl का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन OH- न्यूक्लियोफाइल से हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये कौन सी रिएक्शन दे रखी है? ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रिएक्शन है वो SN1 रिएक्शन है कि SN2 रिएक्शन है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें कि बीच में जो ये B बना हुआ है, B यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कर रखा है और यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो बताइए कि ये SN1 रिएक्शन होगी कि SN2 रिएक्शन होगी? बिल्कुल ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है रिएक्शन, क्योंकि SN1 रिएक्शन में जो है वो इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का भी फॉर्मेशन होता है, जबकि SN2 में केवल और केवल जो है वो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रखी है। तो हम देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देखें, इट इज़ यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या ये यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है? नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जैसा हमने बोला ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन जो होती है वो बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसलिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड वाले ऑप्शन में बोल रखा है कि B हैव लेस एनर्जी देन A एंड C। B की जो एनर्जी होगी, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी वो A और C के कंपैरिजन में क्या होगी? लेस होगी। ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि B एक ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो बच्चों लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट लेस स्टेबल होती है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर होगी, जबकि यहाँ पर हमें एनर्जी क्या दे रखा है, लेस दे रखा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज ऑल्सो रॉन्ग। इसके बाद थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। बिहेवियर ऑफ ए एंड सी टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट आर डिफरेंट। ए और सी का बिहेवियर पीपीएल के टूवर्ड्स, प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स क्या डिफरेंट होगा कि सेम होगा, तो देखते हैं। तो बच्चों ये देखिए CH3Cl है, CH3Cl जो है इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, तो इसका पीपीएल के टूवर्ड्स बिहेवियर जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिमिलरली जो C है इसमें भी कोई कायरल कार्बन नहीं है, इसका भी बिहेवियर जो होगा टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका मतलब A और C दोनों का जो बिहेवियर है टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर है। दोनों का बिहेवियर जो है वो सेम है, जबकि यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है कि दोनों का बिहेवियर डिफरेंट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो बच्चों जैसा कि हमने बात करी कि ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है और OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, और हम जानते हैं कि रेट ऑफ SN2 जो है वो न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है कि रिएक्शन की रेट OH माइनस पे डिपेंड करती है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो जो बातें मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ CH3Cl विद OH माइनस इज SN2 जो बाई मोलिकुलर NSR है। B ट्रांजिशन स्टेट है, सो हैज़ मोर एनर्जी देन A एंड C, जबकि वहाँ पर दे रखा था लेस है। थर्ड, बोथ A एंड C हैव ऑप्टिकली इनएक्टिव बिहेवियर टुवर्ड्स PPL। लास्ट वाला केस रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, CH3Cl और OH माइनस पे डिपेंड करती है। तो SN2 की रेट ध्यान रखेंगे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखेंगे और करेक्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% phosphoric acid। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसको अगर हम रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख पाएंगे। ये बोल रहा है ROH, ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल से किसका फॉर्मेशन किया गया, Ri का फॉर्मेशन किया गया, और बोला जा रहा है किसको यूज़ करके, NaI सोडियम आयोडाइड या फिर Ki को यूज़ करके, किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में। तो क्या बच्चों ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्या स्टेटमेंट 1 सही है? तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो कैसे इसको समझा जाए, H3PO4 जो है वो एसिड है, ये अपनी तरफ से क्या प्रोवाइड करेगा, H+ प्रोवाइड करेगा। ये H+ यहाँ से OH को एलिमिनेट करेगा और उसके बाद NaI और Ki में I- जो है ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में इस R वाले पोर्शन पे अटैक करेगा और Ri जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है। इसके बाद स्टेटमेंट 2 की तरफ चलते हैं। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड बाय फिनॉल। तो क्या ये मेथड फिनॉल से एराइल आयोडाइड बनाने के लिए भी सूटेबल है, एप्लीकेबल है? तो फिनॉल क्या होता है बच्चों,
फिनॉल है बेंजीन, उसके ऊपर OH, और इससे क्या बनाना है, एराइल आयोडाइड, मतलब बेंजीन के ऊपर आपको क्या लगाना है, आयोडीन लगाना है। तो फिनॉल से एराइल आयोडाइड क्या हम सिमिलर कंडीशन को यूज़ करके बना सकते हैं क्या? सोचिए, क्या हम बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है, और एराइल आयोडाइड का प्रिपरेशन इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो तो बिल्कुल करेक्ट निकला था, स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है क्वेश्चन का, और एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन को देख लें फटाफट। जो बातें मैंने बोली, एल्कोहल से RI का प्रिपरेशन इन कंडीशन से हम कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन्हीं कंडीशन को अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। फिनॉल का एराइल आयोडाइड में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसका रीज़न जैसे मैंने बताया था, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग द फॉलोइंग। ये आपको ऑप्शन गिवन है, कुछ ग्रुप्स गिवन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप जो है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो लिविंग ग्रुप बच्चों क्या होता है, लिविंग ग्रुप मतलब एक ऐसा ग्रुप जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। यहाँ पर जो हमें ग्रुप गिवन है, ये जितने भी ग्रुप हैं वो सारे न्यूट्रल ग्रुप्स हैं। जब ये ग्रुप एलिमिनेट होंगे तो एनायन के फॉर्म में एलिमिनेट होंगे, और एनायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा लिविंग एबिलिटी देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे फर्स्ट वाला ग्रुप अगर रिमूव हुआ, एलिमिनेट हुआ, तो ये निकला तो यहाँ पे माइनस चार्ज बनेगा। सेकेंड वाला अगर ग्रुप एलिमिनेट हुआ तो यहाँ भी माइनस चार्ज बनेगा। थर्ड वाला ग्रुप अगर एलिमिनेट हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज बनेगा, और फोर्थ वाला ग्रुप अगर एलिमिनेट हुआ तो यहाँ भी माइनस चार्ज देखने को मिलेगा। अब इन चारों में से जहाँ पर माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वहीं पर लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बच्चों थर्ड वाला जो केस है उसमें माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस रेजोनेंस करके इधर से इधर गया, पाई के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए। ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस करके इधर भी जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके इधर भी जा सकता है। अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज का जो डीलोकलाइजेशन है ओवरऑल इन 3 ऑक्सीजन एटम पर देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसमें है, इसलिए सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप जो होगा इन 4 ऑप्शन में से वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ध्यान रखना है यहाँ पर लिविंग एबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एनायन की स्टेबिलिटी के। इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, लिविंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। This anion is most stable because negative delocalize over 3 ऑक्सीजन एटम। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 in the presence of concentrated H2SO4 to give मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पिक्रिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब इन रिएजेंट की प्रेजेंस में किया जाएगा तो क्या बनेगा। तो बच्चों इन रिएजेंट को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि क्लोरोबेंजीन की यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है। तो क्लोरोबेंजीन की यहाँ पर जो रिएक्शन होने वाली है वो नाइट्रेशन रिएक्शन होने वाली है। नाइट्रेशन रिएक्शन यहाँ पर होने वाली है,
और क्लोरोबेंजीन की नाइट्रेशन रिएक्शन जो होगी वो यहाँ पर किस टाइप की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखें ये क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये जो कंडीशन दे रखी है, रिएजेंट दे रखे हैं, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं। कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर बच्चों ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर NO2 प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेगा जो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ Cl। तो यहाँ पर Cl जो है बच्चों हेलोजन है और हेलोजन जैसा कि हम जानते हैं इसका नेचर कैसा होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो Cl कैसा ग्रुप है, Cl इज OP डायरेक्टिंग, Cl इज OP डायरेक्टिंग। Cl एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसका मतलब NO2 प्लस जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने के लिए आएगा तो वो Cl के रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पे जाएगा, जैसा कि आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि ऑर्थो पे NO2 आ चुका है, या फिर Cl के रिस्पेक्ट में ये NO2 किधर जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। इसका मतलब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन जब HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, O डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, P डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन एंड ऑल हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइक्लोरोबेंजीन के हमें यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा वाले आइसोमर दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो बच्चों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन नाम से अगर आप स्ट्रक्चर का आइडिया लगाएं तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में दोनों Cl ऑपोजिट साइड में 1,4 पोजीशन में आएंगे। तो इस कंपाउंड के अंदर जो है वो सिमेट्री है। तो जब इस कंपाउंड को क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिक्स किया जाता है तो क्रिस्टल लैटिस की जो पैकिंग एफिशिएंसी है, पैकिंग जो होगी वो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। और पैकिंग अगर अच्छी होगी तो फिर सॉलिड को मेल्ट करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ऑर्थो मेटा के कंपैरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। एक बार इसका सॉल्यूशन की तरफ देखें। जो मैंने बात बोली कि ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर P डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ बेटर पैकिंग इन इट्स क्रिस्टल लैटिस। तो पैरा वाले की पैकिंग बहुत अच्छे से होगी क्योंकि उसमें सिमेट्री बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हमने बच्चों मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी लिख रखा है वैल्यू के साथ। पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ऑर्थो वाले का मेल्टिंग पॉइंट है और उसके बाद मेटा वाले का मेल्टिंग पॉइंट है। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी हमें ध्यान रखना है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ P, ये O और ये M, तो इसको आप कैसे ध्यान रखेंगे, डाइक्लोरोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट की पोयम, डाइक्लोरोबेंजीन के मेल्टिंग पॉइंट की पोयम, पैरा का सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो का और फिर किसका, मेटा का। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें कुछ रिएक्शंस गिवन हैं, तो हमें ये बताना है कि इन रिएक्शन में कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें जो प्रोडक्ट बना के दे रखा है वो मेजर प्रोडक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा इन रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखें यहाँ पर
सभी रिएक्शन में C2H5Br जो है ये मेन रिएक्टेंट है और यहाँ पर ये रिएजेंट है। तो Br जो है इस केस में यहाँ पर हट रहा है और प्रोडक्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो Br का सब्स्टिट्यूशन इन ग्रुप से हुआ है। तो ऐसा कुछ हमें इनमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो सब्स्टिट्यूशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रोडक्ट, कौन सा सब्स्टिट्यूशन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन की तरफ डायरेक्टली मूव करते हैं। तो बच्चों ये देखें, इसका सॉल्यूशन है जिसमें 4 रिएक्शंस यहाँ पर दिखा रखी हैं। ये जो एरो है, ये एरो ये इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली किस एटम के थ्रू एज अ न्यूक्लियोफाइल इस सबस्ट्रेट पे अटैक हुआ है। तो एक एक करके हम रिएक्शन को देखते हैं। तो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन है KNO2, KNO2 बच्चों कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें O के ऊपर माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो अटैक जो है वो O माइनस से भी हो सकता है और नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर अटैक जो हो रहा है वो O माइनस के थ्रू हो रहा है इस कार्बन पर और Br यहाँ से एलिमिनेट किया जा रहा है। तो ऑक्सीजन से ही अटैक यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो पहली बात, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे अटैक ये कर रहा है। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहा है वो मोर स्टेबल होता है, इसलिए अटैक जो है वो ऑक्सीजन से हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें जो प्रोडक्ट गिवन था वो ONO वाला गिवन था और यहाँ पर एक्चुअल में ONO नाइट्राइट वाला प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रोडक्ट वो बिल्कुल सही रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड वाले रिएक्शन में AgNO2 गिवन था। AgNO2 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। कैसा कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड होता है। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के थ्रू अटैक हो सकता है, पर यहाँ पर अटैक जो करा रखा है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू करा रखा है। तो ऐसा क्यों है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ये वाला जो है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए अटैक नाइट्रोजन से हो रहा है और प्रोडक्ट के अंदर NO2 ग्रुप जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही कुछ रिएक्शन हमें सेकंड ऑप्शन में भी गिवन था, NO2 ग्रुप आया था। इसका मतलब सेकंड वाला रिएक्शन जो है वो भी बिल्कुल सही है। थर्ड वाले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। AgCN गिवन था। AgCN जो है अगेन ये कैसा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है, जहाँ पर कार्बन के ऊपर तो कोई चार्ज लोन पेयर कुछ नहीं है, तो अटैक जो होगा यहाँ पर नाइट्रोजन के लोन पेयर के थ्रू होगा और नाइट्रोजन से जब ये अटैच होगा तो फिर ये Br को हटाकर यहाँ पर आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि हमें थर्ड ऑप्शन में गिवन था। तो थर्ड वाला रिएक्शन जो गिवन था वो भी बिल्कुल सही है। लास्ट वाले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो KCN। तो बच्चों KCN कैसा कंपाउंड होता है? KCN जो है वो आयोनिक कंपाउंड होता है। इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक। तो कार्बन के थ्रू अटैक क्यों हो रहा है? अगेन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए इसके थ्रू यहाँ पे अटैक हुआ और यहाँ से Br जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड जो यहाँ बनेगा, यहाँ पे बच्चों कौन सा बॉन्ड बनेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में मोर स्टेबल होता है। तो इसका मतलब जब इस हैलाइड का रिएक्शन KCN के साथ करा जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों क्या बनेगा? साइनाइड बनेगा। जबकि हमें ऑप्शन में क्या दे रखा था? ऑप्शन में हमें दे रखा था आइसोसाइनाइड। इसका मतलब फोर्थ वाला जो रिएक्शन था विद रिस्पेक्ट टू मेजर प्रोडक्ट वो क्या था?
गलत था। तो एक बार अगर इसको देखें वापस से, KnO2 के साथ मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, नाइट्राइड बनेगा। AgNO2 के साथ मेजर प्रोडक्ट नाइट्रो बनेगा। AgCN के साथ मेजर प्रोडक्ट आइसोसाइनाइड बनेगा। और KCN के साथ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, लास्ट गिवन रिएक्शन इन द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन के अंदर जो लास्ट रिएक्शन गिवन थी उसमें यहाँ पर आइसोसाइनाइड दे रखा था NC, जबकि एक्चुअल में KCN के साथ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइनाइड वाला देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस। तो यहाँ पर बच्चों हमें कुछ कंपाउंड्स गिवन हैं, हमें ये बताना है कि इन कंपाउंड्स में से कितने ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें ना तो SN1 रिएक्शन होती है ना ही SN2 रिएक्शन देखने को मिलती है। तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो बच्चों ये देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ये जो कंपाउंड है ये विनाइल हैलाइड टाइप का कंपाउंड है। ये कंपाउंड एराइल हैलाइड कैटेगरी का कंपाउंड है और ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है जैसा आप जानते हैं, जिसके ब्रिज हेड कार्बन पर यहाँ पर हेलोजन अटैच है। तो ये तीनों कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इनमें SN1 पॉसिबल नहीं होगा। SN1 पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि SN1 में जैसा हम जानते हैं इंटरमीडिएट बच्चों क्या बनता है, कार्बोकैटायन। और इन तीनों केस में जब हम Cl को रिमूव करेंगे और कार्बोकैटायन बनाएंगे तो इन तीनों केस में कार्बोकैटायन जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, उसका फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल पाता है। इसलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन इन तीनों में देखने को नहीं मिलती है। SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस और सेकंड केस में SN2 रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे और न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बन पे हमें करना पड़ेगा, जो कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से हिंडर्ड होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पर नहीं हो पाता है। इसलिए इन दोनों में SN2 रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। लास्ट वाले केस में अगर हम देखें तो हेलोजन जो है वो 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। इसका मतलब ये 3 डिग्री हैलाइड है और 3 डिग्री हैलाइड में हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर भी SN2 रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है। तो इन तीनों कंपाउंड में SN1 भी पॉसिबल नहीं होगी और SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद इन कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो इनमें SN1 भी पॉसिबल होती है और SN2 रिएक्शन भी पॉसिबल होती है। फर्स्ट वाले कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर आयोडीन जो है वो इस sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर तो ना SN1 होगी ना SN2 होगी। तो फिर ये कंपाउंड कहाँ पर SN1 SN2 दिखा रहा है, तो बच्चों ये वाला जो कार्बन है बेंजीन के पास वाला sp3 कार्बन ये बेंजाइलिक कार्बन है और इस बेंजाइलिक कार्बन पर SN1 रिएक्शन भी हो सकती है और SN2 रिएक्शन भी बढ़िया से हो सकती है। सिमिलरली सेकेंड वाले केस में अगर हम देखें तो बेंजीन के पास वाला ये sp3 कार्बन अगेन बेंजाइलिक कार्बन इसको बोलते हैं, तो यहाँ पर भी SN1 SN2 देखने को मिलेगी। थर्ड वाले केस में अगर हम देखें तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला ये sp3 कार्बन जो है इसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं और इस एलाइलिक कार्बन पर भी SN1 SN2 रिएक्शन बढ़िया से देखने को मिलेगी। तो ये 3 कंपाउंड्स हैं जिनमें SN1 SN2 दोनों पॉसिबल है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने कंपाउंड हैं जिसमें ना तो SN1 होगी ना SN2 होगी, तो करेक्ट आंसर कितना है, 3। इन 3 कंपाउंड्स में ना तो SN1 होगा ना SN2 देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एन एल्काइल क्लोराइड इज बाय ट्रीटिंग द एल्कोहल विद। तो एल्कोहल को हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्कोहल को हमें एल्काइल क्लोराइड RCl में कन्वर्ट करना है। तो एल्कोहल का कन्वर्जन
एल्काइल क्लोराइड में करना है और उसके लिए बेस्ट मेथड बताना है कि इन 4 कंडीशन में से रिएजेंट में से बेस्ट कौन सा होगा। सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसा रिएक्शन मैंने पहले मेंशन किया, RClSO2HCl ये प्रोडक्ट बनेंगे, अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया, SO2HCl गैस होते हैं, निकल जाएंगे तो RCl प्योर फॉर्म में मिलेगा। Above reaction is best method for conversion of alcohol into alkyl chloride because byproduct SO2 and HCl are gases that escape from the reaction mixture। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक नॉलेज को आपको टेस्ट करेगा कि आप डिफरेंट टाइप के हैलाइड्स पहचानना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 3-chloro-3-methyl पेंटेन, सेकेंड ऑप्शन 4-bromo-4-methyl पेंटुइन, थर्ड ऑप्शन 3-chloro-5-methyl हेक्सटुइन, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है ये पहचानना है। तो डायरेक्टली हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले विनाइलिक हैलाइड होते क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देखिए क्या स्टेटमेंट है, इन विनाइलिक हैलाइड हैलोजन इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो विनाइलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होते हैं जिसमें हैलोजन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के sp2 कार्बन से अटैच होता है। तो जो हमें ऑप्शन गिवन थे उनमें हमें नेम गिवन थे, नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रखा है। इसमें से अब हमें पहचानना है कि कौन सा हैलाइड विनाइलिक हैलाइड होगा। तो देखते हैं एक एक करके स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पर जो हैलोजन है Cl है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर हैलोजन जो है एल्काइल ग्रुप्स के sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो हैलाइड है वो एल्काइल हैलाइड का एग्जाम्पल है जिसका नाम है 3-chloro-3-methyl पेंटेन। सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के अगर हम बात करें 4-bromo-4-methyl पेंटुइन, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि हैलोजन जो है वो कौन से कार्बन पे अटैच है। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाला ये sp3 कार्बन है जिसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के पास वाले एलाइलिक कार्बन पर Br अटैच है, इसलिए ये जो हैलाइड है ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल होता है। तो फर्स्ट वाला एल्काइल हैलाइड निकला, सेकंड वाला एलाइलिक हैलाइड निकला। थर्ड वाले ऑप्शन को अगर आप देखें जिसका नेम क्या है 3-chloro-5-methyl हेक्सटुइन, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का ये sp2 कार्बन है। और जैसा कि हमने बात करी ऊपर कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के sp2 कार्बन पर हैलोजन मिला तो वो हैलाइड कौन सा होगा? विनाइलिक हैलाइड होगा। तो यहाँ पर हैलोजन जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हैलाइड जो है वो विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के हमारे पास हैलाइड अवेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है जो कि एराइल हैलाइड टाइप का कंपाउंड है और पैरा पोजीशन पे Cl के पैरा पोजीशन पे कोई एटम या ग्रुप G अटैच है। NaOH के साथ रिएक्शन की जा रही है और यहाँ पर Cl जो है उसकी जगह किसने ले ली है? OH ने ले ली है। इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि अबव रिएक्शन विल बी एट फास्टेस्ट रेट व्हेन G इज G इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एटम या ग्रुप ऐसा होगा
जिसको लगाने से इस रिएक्शन की जो रेट होगी वो सबसे फास्ट होगी। तो सबसे पहले हमें इस रिएक्शन के टाइप को पहचानना होगा कि ये किस टाइप की रिएक्शन यहाँ पर है। तो यहाँ पे बच्चों देखें, NaOH जो है इसको हम Na+ और OH- में ब्रेक करेंगे। तो OH- जो है वो इस कार्बन पर अटैक करता है और यहाँ से ये जो Cl है वो लीविंग ग्रुप के फॉर्म में चला जाता है, उसकी जगह OH यहाँ पे आ जाता है और ये प्रोडक्ट मिल रहा है। तो क्योंकि Cl का सब्सटीट्यूशन OH- न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब ये जो रिएक्शन है वो NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। और एराइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में बच्चों जो इंटरमीडिएट बनता है, एराइल हैलाइड की ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में अगर हम बात करें, इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, कार्ब एनायन। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब एनायन बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन की रेट फास्ट होगी स्लो होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी। अब कार्ब एनायन को स्टेबल करने के लिए हम जानते हैं कि कौन से ग्रुप हमें चाहिए, ऐसे ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। तो इन ग्रुप के हम नेचर को पहचानते हैं। तो सबसे पहले CH3 वाले ग्रुप की अगर हम बात करें, इसको अगर पैरा पोजीशन पर अटैच करेंगे तो ये +H इफेक्ट शो करेगा। +H इफेक्ट शो करेगा तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो +H इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सेकेंड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, NH2, अगर इसको पैरा पोजीशन पर अटैच करेंगे तो ये +M इफेक्ट शो करेगा। तो ये भी यहाँ पर कैसा ग्रुप हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, EDG शॉर्ट में इसको बोल रहे हैं। थर्ड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, NO2, तो NO2 को पैरा पोजीशन पे लगाएंगे तो -M इफेक्ट शो करेगा। तो -M के कारण ये EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जबकि हाइड्रोजन जो है इसका यहाँ पर कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। तो कार्ब एनायन इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो उसको कौन सा ग्रुप स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस वाले ग्रुप जो है उसको स्टेबल करेंगे। तो इसका मतलब इस रिएक्शन की रेट फास्ट कब होगी, जब यहाँ पर NO2 ग्रुप लगेगा जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। सॉल्यूशन में देखें, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, रेट ऑफ NSR in aryl halide is directly proportional to electron withdrawing group and NO2 is electron withdrawing group। तो एराइल हैलाइड की NSR रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन से ग्रुप अच्छे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी इन वाटर, F-, Cl-, Br-, I-। तो हमें ये बताना है कि इन 4 एनायन में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा होगी। तो बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो पूछी गई है वो किसके अंदर पूछी गई है, वाटर के अंदर पूछी गई है। किसके अंदर, वाटर। तो वाटर की अगर बात करें, H2O की अगर बात करें तो H2O ये एक PPS होता है। PPS का मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर हम बात करें, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी in polar protic solvent directly proportional to size। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की अगर बात करें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तो वो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साइज फैक्टर कब कंसिडर करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं इन ग्रुप।
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्योंकि सेम ग्रुप में आते हैं, तो ऊपर से नीचे अगर हम जाएंगे टॉप टू बॉटम तो उनका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर साइज़ बढ़ने के साथ इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक बार सॉल्यूशन की तरफ भी चलते हैं। सॉल्यूशन में आप देखें, वाटर जो है इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, PPS, जैसा आपको पहले बता दिया। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हायर द साइज ऑफ डोनर एटम हायर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। डोनर एटम की साइज जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो आयोडीन का साइज जितने भी हेलोजन हैं उनमें सबसे बड़ा होने के कारण उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में वाटर के अंदर सबसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका क्या रीज़न होता है, तो यहाँ पे देखें I माइनस हैज़ अ बिगर साइज, इट्स सॉल्वेशन इज लेस, देयरफॉर मोर टेंडेंसी टू अटैक। तो ये बता रखा है कि साइज बढ़ने से ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ गई। तो यहाँ पे देखें F माइनस का साइज हेलोजन में सबसे स्मॉलेस्ट और I माइनस का जो साइज है वो हेलोजन में सबसे क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो F माइनस का साइज जो है बच्चों छोटा होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हाई होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से इसका जो सॉल्वेशन है बाय वाटर मॉलिक्यूल वो ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर इसका सॉल्वेशन ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट की लेयर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और सॉल्वेंट अगर इसको घेर कर बैठ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका सॉल्वेशन मोर हो रहा है। सॉल्वेशन इसका मोर हो रहा है। सॉल्वेंट अगर इसको बहुत ज़्यादा घेर कर बैठ जाएगा इसका मतलब इसकी टेंडेंसी जो होगी वो क्या होगी, लेस टेंडेंसी टू अटैक। इसके अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस होगी। जबकि I माइनस का साइज बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका सॉल्वेशन लेस होगा। इसका सॉल्वेशन क्या होगा, लेस सॉल्वेशन। लेस सॉल्वेशन, देयरफॉर मोर टेंडेंसी टू अटैक। इसके अटैक करने की टेंडेंसी जो होगी वो क्या होगी, मोर होगी, मोर टेंडेंसी टू अटैक। इसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए I माइनस जो है वो सबसे बेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 2 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद H2O गिव्स। 2 क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन जब H2O के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, +2 ब्यूटेनॉल, -2 ब्यूटेनॉल, +-2 ब्यूटेनॉल और ब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन का बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है, इसका रिएक्शन वाटर H2O के साथ हमें कराना है। तो सबसे पहले हमें मैकेनिज़्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही है। तो यहाँ पे देखें Cl जो है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक 2 डिग्री हैलाइड है। कैसा हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है। और वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर जो है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। वाटर जो है एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज़्म फॉलो होगा वो SN1 मैकेनिज़्म फॉलो होगा। तो हमें मैकेनिज़्म का पता चल गया। तो एक बार हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि SN1 मैकेनिज़्म से जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा। तो देखें ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ किया गया। कौन सा मैकेनिज़्म फॉलो कर रहा है बच्चों, जैसे पहले हमने बता दिया SN1 मैकेनिज़्म को फॉलो कर रहा है।
SN1 में जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटायन। तो यहाँ से Cl जैसे ही रिमूव हुआ तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो इंटरमीडिएट क्या बना, इंटरमीडिएट यहाँ पे बना कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बना, कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन प्लेनर होता है, प्लेनर एट C प्लस कार्बन, प्लेनर एट C प्लस कार्बन। तो ये कार्बोकेटायन वाला जो कार्बन है ये प्लेनर है। प्लेनर होने का मतलब क्या हो गया, अगर ये प्लेन में है इसका मतलब अटैक जो है वो फ्रंट साइड से भी हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है। किसका, न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर है। तो अगर वाटर ने फ्रंट साइड से अटैक किया तो फिर OH किधर आएगा, OH जो है वो वेज पे आएगा, मीन्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा। और इसी वाटर मॉलिक्यूल ने अगर कार्बोकेटायन से बैक साइड से अटैक किया कार्बोकेटायन पर, तो यही OH ग्रुप जो है वो डैश पे भी आएगा। तो ये दोनों कंपाउंड का मिक्सचर देखने को मिलेगा। ये दोनों कंपाउंड जो है इनका कॉन्फ़िगरेशन आपको इस कार्बन पर, कायरल कार्बन पर डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं ये क्या फॉर्म करेंगे, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका मतलब 2-क्लोरोब्यूटेन का रिएक्शन जब वाटर के साथ करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और रेसिमिक मिक्सचर को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लस माइनस, या फिर इसको स्मॉल d स्मॉल l सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये कंपाउंड जो है वो क्या है, 2-ब्यूटेनॉल है। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2-ब्यूटेनॉल का रेसिमिक मिक्सचर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, प्रॉपर्टीज़ गिवन है। इसमें से हमें बताना है कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो इनकरेक्ट होगी। तो फर्स्ट वाला देखें ऑप्शन, ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों, फर्स्ट वाला, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हैवियर का मतलब है वाटर के कंपैरिजन में डेंसिटी ज़्यादा होगी, किसकी, ब्रोमो डेरिवेटिव्स की, जैसे लेट से CH3Br की। सेकेंड वाले ऑप्शन की अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ध्यान देंगे कौन सा कंपाउंड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है इसके अंदर टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जबकि N ब्यूटाइल जो ग्रुप है वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और N ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है ये दोनों आइसोमर्स हैं, और आइसोमर्स के केस में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा इन हैलाइड का। तो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है वो क्योंकि ब्रांच है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ग्रेटर दे रखा है। इसका मतलब सेकंड वाला जो स्टेटमेंट हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। थर्ड वाला ऑप्शन है, फॉर सेम एल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर Ri, Rbr, RCl, Rf। अगर ये एल्काइल ग्रुप R वाला सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्काइल आयोडाइड का ब्रोमाइड से ज़्यादा होगा, ब्रोमाइड का क्लोराइड से ज़्यादा होगा, क्लोराइड का फ्लोराइड से ज़्यादा होगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Ri जो है, Ri का मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका हाईएस्ट होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर जो है बॉइलिंग पॉइंट का, ये किसके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। तो ये थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
फोर्थ वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हम थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का हिंदी वर्जन है। ये सॉल्यूशन को आप देखें तो सबसे पहले जो टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मैंने बताया था कि टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में ये जो टर्शी ब्यूटाइल ग्रुप है ये कैसा है, ये ब्रांच्ड है, ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप है। और ऊपर स्टेटमेंट लिख रखा है आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज एज ब्रांचिंग इंक्रीजेज। ये ब्रांच स्ट्रक्चर है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के कंपैरिजन में लेस होगा, ये हम पहले भी जान चुके हैं। उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें क्या था, हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज एनर्जी रिलीज्ड बाय न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड वाटर इज नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम एग्जिस्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा एल्काइल हैलाइड को या फिर हम कहें कि हेलो एल्केन को, दोनों का नेम सेम है, एल्काइल हैलाइड बोलें या फिर हेलो एल्केन बोलें। तो एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन जो है वो वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। इसका क्या रीज़न होता है, इसका रीज़न ये है कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को जब हम वाटर के अंदर डालेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, तो जो नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग फोर्स को ब्रेक किया जा सके। तो एग्जिस्टिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पहले से, और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। तो नया जो फोर्स बनेगा एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में वो पहले से प्रेजेंट डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर का अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। इसलिए हेलो एल्केन जो है वो बहुत कम सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन, अगेन ये SN1 रिएक्शन पर बेस्ड है। क्वेश्चन इज द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विथ फास्टेस्ट रेट इज। इन कंपाउंड में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका SN1 रिएक्टिविटी या रेट जो है वो सबसे फास्ट होगा। तो SN1 रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों, कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, कंपाउंड का रिएक्टिविटी या रेट अगर हम बोलें वो क्या होगा, SN1 के लिए उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखें, सबसे पहले हमने लिखा है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में जो कंपाउंड गिवन थे वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। सब में से यहाँ से हमने Br को रिमूव किया है और Br को रिमूव करने के बाद कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया है। थर्ड वाले में तो रिमूव हमने किया नहीं क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन कभी नहीं होती एराइल हैलाइड के अंदर। बाकी से हमने Br को रिमूव करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन किया। फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन 1 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड वाले में 4 अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी, लास्ट वाले केस में रेजोनेंस स्टेबिलिटी मिलेगी और साथ के साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन भी मिलेंगे। तो इन कैटायन में से लास्ट वाला जो कैटायन है, दिस कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इसका मतलब इस कंपाउंड से जो कैटायन बन रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। इसका मतलब कंपाउंड नंबर 4 का रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी बात करें टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये अगेन असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। एक AR वाला क्वेश्चन हमने पहले भी देखा, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। AR वाले क्वेश्चन जो भी हैं उनको ध्यान से आपको देखना है। असर्शन क्या है,
2-bromobutane on reaction with alcoholic KOH mainly gives but2ene। 2-bromobutane का alcoholic KOH के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो 2-ब्यूटीन या but2ene का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। रीजन वाला स्टेटमेंट है द हाइड्रोजन ऑन C3 कार्बन इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन ऑन C1 कार्बन। तो इसको समझने के लिए, एसर्शन और रीज़न को समझने के लिए हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलते हैं और दोनों को एक एक करके देखते हैं। ये हिंदी वर्जन है बच्चों इस क्वेश्चन का। और सॉल्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो ये सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखें 2-ब्रोमोब्यूटेन, ये 2-ब्रोमोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इसका रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ किया। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन का रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH के साथ हम करेंगे तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? E2 एलिमिनेशन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इसके पास वाला जो ये कार्बन है ये बीटा कार्बन है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ यहाँ पर जब E2 एलिमिनेशन होगा तो हेलोजन के साथ में पास वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन भी होगा। तो अगर राइट वाला बीटा हाइड्रोजन निकला और ये हेलोजन अगर निकला तो इस साइड यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। सिमिलरली लेफ्ट वाला बीटा हाइड्रोजन और हेलोजन अगर रिमूव हुआ तो फिर यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड जो है मिडिल में फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बने, ये 1 ब्यूटीन है और ये 2 ब्यूटीन है या but2ene है। तो but2ene जो है वो मोर स्टेबल होता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इसके कंपैरिजन में मोर है। तो ये इस रिएक्शन का क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। तो हमें बच्चों एसर्शन में क्या दिया था? 2-ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH मेनली गिव्स but2ene। इसका मतलब एसर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद रीज़न की तरफ अगर चलें तो रीज़न वाले में क्या बोला गया था? रीज़न में बोला गया था 2-ब्रोमोब्यूटेन का जो कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन है वो क्या होगा? मोर एसिडिक होगा एज कंपेयर टू कार्बन नंबर 1। ऐसा रीज़न में बोला गया था। जबकि यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा है कि कार्बन नंबर 3 जो है उसका हाइड्रोजन लेस एसिडिक होगा एज कंपेयर टू कार्बन नंबर 1। तो इसका मतलब रीज़न वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, फॉल्स है। तो इसको हम जानते हैं कि कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 के कंपैरिजन में लेस एसिडिक क्यों है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए हमने दोनों हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हमने कर रखा है। ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस में यहाँ माइनस, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो कॉन्जुगेट बेस में यहाँ पर माइनस देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो माइनस चार्ज है कार्बेनायन है ये CH3 के प्लस I की वजह से क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस क्योंकि लेस स्टेबल है इसका मतलब ये वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या है? लेस एसिडिक होगा। तो एसर्शन वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है जो इससे हमें पता चल रहा है, और रीज़न वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज एसर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। तो बच्चों ये थे 20 क्वेश्चन हेलोजन डेरिवेटिव टॉपिक के। उम्मीद है आपने मुझे ढंग से सुना होगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा। हमें उम्मीद है कि T20 सीरीज़ जो चल रही है वो आपको आने वाले नीट एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी, जिसकी वजह से आपके मार्क्स होपफुली इम्प्रूव होंगे। आगे भी आपको और टॉपिक्स के T20 सीरीज़ के वीडियो मिलते रहेंगे, उसके लिए आप एलन से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्ज़ाम 2025।